अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम MGT 601 के लेक्चर नंबर 25 को देखेंगे, जिसमें हमने पढ़ना है वर्किंग कैपिटल के बारे में। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं स्टूडेंट्स आपको याद करने के लिए, तो आपने बहुत अच्छे से याद करनी है और यहाँ से बहुत सारे क्विज़ भी बन रहे हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट, आज हम वर्किंग कैपिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या करंट असेट्स मैनेजमेंट ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ठीक है, कौन कौन से? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और दूसरा कौन सा है? करंट असेट्स मैनेजमेंट। ये दोनों जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो है वो हिस्सा है। इसका मेन फोकस करंट असेट्स, करंट लाइबिलिटीज़ और इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को मैनेज करना होता है। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या है? तो याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल से मुराद वो अमाउंट ऑफ फंड्स हैं जो किसी एंटरप्राइज या बिजनेस को अपनी डे टू डे ऑपरेशंस चलाने के लिए चाहिए होते हैं। ये कैपिटल शॉर्ट टर्म ऑपरेशंस में यूज़ होते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स हो गए, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हो गए और जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल हो गए। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल की नेचर वेरिएबल होती है, आपने याद रखनी है। ठीक है, क्विज़ के हिसाब से कि वर्किंग कैपिटल की नेचर क्या होती है? वेरिएबल होती है, यानी कि कम या ज़्यादा होता रहता है। इसी वजह से वर्किंग कैपिटल को सर्कुलेटिंग कैपिटल भी कहा जाता है। तो आपने ये वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम भी एज अ क्विज याद रखना है, क्योंकि ये बिजनेस में बार बार घूमता रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्किंग कैपिटल के पार्ट्स की। तो याद रखिए कि यहाँ जो मौजूद है उसमें ये बताया गया है कि टोटल वर्किंग कैपिटल दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक तो रेगुलर वर्किंग कैपिटल, दूसरा वेरिएबल वर्किंग कैपिटल। अपने ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने ये याद रखनी है। रेगुलर वर्किंग कैपिटल स्टूडेंट्स वो कैपिटल है जो बिज़नेस को परमानेंट इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा चाहिए होता है। ठीक है, इसका मतलब है कि बिज़नेस के पास हर वक्त मिनिमम क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मिनिमम क्वांटिटी ऑफ फिनिश प्रोडक्ट्स और कुछ कैश होना ज़रूरी है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट को इरिड्यूसिबल मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, यानी इससे कम बिज़नेस नहीं चल सकता। ये पैसा परमानेंटली बिज़नेस में संक रहता है। ठीक है, इसके बाद वर्किंग कैपिटल का दूसरा हिस्सा वेरिएबल वर्किंग कैपिटल होता है। सबसे पहले ये पैसा रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट होता है, फिर रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाए जाते हैं। जब फिनिश्ड गुड्स सेल होते हैं तो ये पैसा अकाउंट्स रिसीवेबल या कैश की शक्ल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, अकाउंट्स रिसीवेबल यानी कि डेप्टर्स। जब कस्टमर्स पेमेंट कर देते हैं तो पैसा दोबारा कैश बन जाता है। इस तरह ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है और इसे ही वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि कैश से रॉ मटेरियल से स्टॉक इन प्रोसेस से फिनिश गुड्स से बिल्स रिसीवेबल और बिल्स रिसीवेबल से वर्किंग कैपिटल साइकिल से फिर अगेन कैश में आ जाता है। ठीक है, तो ये सारा आपका हिस्सा इंपॉर्टेंट है, आपने अच्छे से स्टूडेंट्स याद रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम आ जाते हैं डिफरेंट सेंसेस ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, वर्किंग कैपिटल की टर्म आमतौर पर दो डिफरेंट सेंसेस में यूज़ होती हैं। एक तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, दूसरा नेट वर्किंग कैपिटल। अब इन दोनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल पहले पढ़ते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल से मुराद करंट एसेट्स की टोटल वैल्यू होती है। यानी आप ये समझ लें कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़। ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि ये सिर्फ हमें ये बताता है कि करंट एसेट्स को फाइनेंस करने के लिए टोटल कितनी अमाउंट अवेलेबल है, लेकिन ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कंपनी की असली फाइनेंशियल पोजीशन को रिवील नहीं करता। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कंपनी लोन में इजाफा कर लेती है तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज़ हो जाता है, लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल सेम रहता है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल देखकर कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशंस का पता नहीं चला सकते हम। दूसरी बात है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल से मुराद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के दरमियान जो एक्सेस होता है, फ़र्क, ठीक है, वो क्या कहलाता है? नेट वर्किंग कैपिटल कहलाता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे फार्मूला भी है, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? नेट वर्किंग कैपिटल। करंट एसेट्स में शामिल क्या चीज़ें होती हैं? जैसे कि कैश, डेप्टर्स, स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल। करंट लायबिलिटीज़ में शामिल क्या होती हैं? बिल्स पेएबल, अकाउंट्स पेएबल और एक्सपेंसेस पेएबल। नेट वर्किंग कैपिटल हमें कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन बताता है। ठीक है, लिक्विडिटी पोजीशन क्या होती है? इससे मुराद होता है कि कंपनी की करंट फाइनेंशियल पोजीशन कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक है और क्या कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और डेली एक्सपेंसेस टाइम पर पे कर सकती है या नहीं। ठीक है, और एक और चीज़ आपने याद रखनी है एज अ क्विज भी, कि करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज़ का रेशो 2:1 को साउंड या हेल्दी रेशो माना जाता है।
यानी अगर करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ से 2 गुना हो तो कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी समझी जाती है। और नेट वर्किंग कैपिटल भी जो है वो क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कंपनी की कैपेसिटी को शो करता है कि वो अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को पे कर सकती है और अपनी करंट लायबिलिटीज़ को भी आसानी से मीट कर सकती है, ठीक है। कि नेट वर्किंग कैपिटल कौन सा कॉन्सेप्ट है, आपने एज अ क्विज भी याद रखना है, ये क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है। इसके बाद नेट वर्किंग कैपिटल कब इंक्रीज़ होता है? नेट वर्किंग कैपिटल सिर्फ उस वक्त इंक्रीज़ होता है जब करंट एसेट्स में इंक्रीज़ हो और उसके साथ करंट लायबिलिटीज़ में उसी हिसाब से इंक्रीज़ ना हो। यानी अगर सिर्फ करंट एसेट्स बढ़ें और करंट लायबिलिटीज़ सेम रहें या कम बढ़ें तो नेट वर्किंग कैपिटल इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल और नेट वर्किंग कैपिटल इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से याद रखना है। एज अ शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से भी यहाँ से क्विज भी बनते हैं, ठीक है। ये आपका तकरीबन लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है। अब हम आ जाते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, यानी वर्किंग कैपिटल की इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल बिजनेस की डेली एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। बिजनेस में वर्किंग कैपिटल का एक ऑपरेटिंग साइकिल होता है, जैसे कि यहाँ पर हमें बताया गया है। सबसे पहले क्या है, कैश को इन्वेंट्री में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यानी बिजनेस अपने कैश से रॉ मटेरियल्स या स्टॉक खरीदता है। दूसरा पॉइंट है, इन्वेंट्री को रिसीवेबल में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जब इन्वेंट्री या फिनिश गुड्स कस्टमर्स को क्रेडिट पर सेल किए जाते हैं तो वो रिसीवेबल्स बन जाते हैं। तीसरा है, रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट किया जाता है। यानी जब कस्टमर्स अपनी पेमेंट कर देते हैं तो रिसीवेबल्स दोबारा कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कैश से इन्वेंट्री, इन्वेंट्री से रिसीवेबल और रिसीवेबल से अगेन कैश। इन तमाम स्टेजेस को मिलाकर ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ बिजनेस कहते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों इवेंट्स एक ही वक्त पर हो जाएं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही ना पड़े। अब तीनों इवेंट्स कौन कौन से हैं? कैश, इन्वेंट्री और रिसीवेबल, इसकी बात हो रही है, ठीक है। यानी अगर ये तीनों इवेंट्स एक ही वक्त पर हो जाएं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन असल बिजनेस में कैश इनफ्लोज और कैश आउटफ्लोज एक टाइम पर नहीं होते। अब कैश इनफ्लोज क्या होता है? कैश इनफ्लोज मतलब अंदर आने वाला, जो यानी अंदर जो पैसा आ रहा होता है। कैश आउटफ्लोज यानी बाहर जाने वाला पैसा, ठीक है। इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा नेसेसरी कैश और लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशंस जैसे पेमेंट्स और एक्सपेंसेस टाइम पर पूरी कर सकें, ठीक है। इसलिए हर बिज़नेस को जो है वो काफ़ी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है ताकि उसके ऑपरेशन स्मूथली चलते रहें, ठीक है। अब साउंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए, अगर वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह मैनेज किया जाए तो प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज़ होती है, प्रॉफिट्स भी इंक्रीज़ होते हैं। अच्छी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल के दरमियान प्रॉपर बैलेंस मेंटेन किया जाए। इस बैलेंस की वजह से बिज़नेस प्रॉफिटेबिलिटी यानी मुनाफा कमाने की जो सलाहियत होती है और सोल्वेंसी यानी अपनी लायबिलिटीज़ और डेब्ट्स अदा करने की एबिलिटी दोनों को मेंटेन कर सकता है। यानी कौन कौन सी? प्रॉफिटेबिलिटी और सोल्वेंसी दोनों को क्या करता है? मेंटेन कर सकता है। प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक और फ़ायदा ये है कि ये कैश रिसेप्ट्स और कैश आउटलेज को सिंक्रोनाइज करता है, यानी दोनों का टाइमिंग बैलेंस में रखता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस फॉर स्मॉल बिजनेस की। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमें बताया गया है कि स्मॉल कंसर्न्स यानी छोटे बिजनेस के लिए एफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसकी वजह ये है कि इससे इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स कम्पिटिटिव प्राइसेस पर ख़रीदे जा सकते हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस को टाइम पर पेमेंट किए जा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट में एक और इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि जितना छोटा गैप होगा पैसा गुड्स बनाने पर खर्च करने और उन गुड्स को सेल करके पैसा वापस हासिल करने के दरमियान उतनी ही बेहतर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगी। यानी अगर कंपनी जल्दी गुड्स सेल कर लेती है और पैसा जल्दी रिकवर कर लेती है तो उसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स की। यानी वो फैक्टर्स जो डिसाइड करते हैं कि किसी स्मॉल एंटरप्राइज या बिजनेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। तो यहाँ पे हमें 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए गए हैं। सबसे पहला है साइज़ ऑफ बिज़नेस, यानी बिज़नेस का साइज़ कितना है और उसका वॉल्यूम ऑफ बिज़नेस कितना है। अगर बिज़नेस बड़ा होगा और उसका काम ज़्यादा होगा तो उसे ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी, और अगर बिज़नेस छोटा होगा तो कम वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी गुड्स बनाने में कितना टाइम लगता है। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस लंबा होगा तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी, ठीक है। और अगर प्रोडक्शन प्रोसेस छोटा होगा तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी। यानी जितना लंबा प्रोडक्शन ड्यूरेशन होगा उतनी ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की नीड होगी और वाइस वर्सा। इसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोपोर्शन
प्रोपोर्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड टोटल कॉस्ट, यानी ये डिसाइड करना ज़रूरी है कि टोटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का हिस्सा कितना है। अगर रॉ मटेरियल की कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। चौथा पॉइंट है टर्म्स ऑफ सेल एंड परचेज़, यानी बिज़नेस किस कंडीशन पर गुड्स ख़रीदता और बेचता है। अगर सेल्स कैश टर्म्स पर होती हैं तो कम वर्किंग कैपिटल से भी काम चल जाता है, लेकिन अगर सेल्स क्रेडिट पर होती हैं तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा होती है। पाँचवा है टर्नओवर ऑफ इन्वेंट्रीज़, यानी अगर इन्वेंट्री ज़्यादा हो और उसकी टर्नओवर स्लो हो, यानी गुड्स देर से सेल हो, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, लेकिन अगर इन्वेंट्री जल्दी सेल हो जाए तो वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होता है। छठा है लेबर वर्सेस कैपिटल इंटेंसिव, यानी लेबर इंटेंसिव बिजनेस में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती हैं, क्योंकि ऐसे बिजनेस में वर्कर्स की वेज और डेली एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं। सातवां है कैश रिक्वायरमेंट्स, यानी बिज़नेस को जितनी कैश की ज़रूरत होगी उसका सीधा असर वर्किंग कैपिटल की क्वांटिटी पर होगा, वर्किंग कैपिटल की क्वांटिटी पर पड़ेगा, यानी कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी तो वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगा। आठवां है बैंकिंग फैसिलिटीज़, यानी अगर बिज़नेस को अच्छी और डिपेंडेबल बैंकिंग फैसिलिटीज़ और गुड्स की अवेलेबिलिटी मिल जाए तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम हो जाती है, क्योंकि बिज़नेस ज़रूरत के वक्त बैंक से फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल कर सकता है। नौवां है सीजनल रिक्वायरमेंट्स, कुछ बिजनेसेस में सीज़न के मुताबिक डिमांड बढ़ जाती है, ऐसे टाइम पर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए सीजनल बिजनेस को एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। 10वां है कॉन्टीजेंसीज, अगर डिमांड और प्राइसेस में बहुत ज़्यादा जो है वो उतार चढ़ाव हो तो बिज़नेस को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ता है, इसलिए हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल अरेंज करना पड़ता है ताकि अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस को हैंडल किया जा सके। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपने ये जो 10 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इनके नेम आपको एटलीस्ट अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स, यानी हम ये समझेंगे कि किसी बिज़नेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है और उसे कैसे जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हर स्मॉल एंटरप्राइज में एक जैसी नहीं होती, ये यूनिट से यूनिट और बिज़नेस की नेचर के मुताबिक चेंज होती रहती है, यानी हर बिज़नेस की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट अलग होती है। ठीक है, आमतौर पर वर्किंग कैपिटल इतना होना चाहिए कि बिज़नेस अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आसानी से पूरे कर सकें। तो अब एक सवाल बनता है कि वर्किंग कैपिटल किस चीज़ के लिए चाहिए होता है। तो याद रखिएगा, आमतौर पर यानी वर्किंग कैपिटल इतना होना चाहिए कि बिज़नेस अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आसानी से पूरे कर सके। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में शामिल है जैसे कि रॉ मटेरियल्स, लेबर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस और अदर ओवरहेड्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और दूसरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पता कंपनी के फाइनल अकाउंट से चल जाता है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखें कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स जो है वो हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के बराबर नहीं होती, यानी अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा या कम हो तो ज़रूरी नहीं कि वर्किंग कैपिटल भी उतना ही होगी। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटिंग साइकिल की इम्पोर्टेंस की। तो ऑपरेटिंग साइकिल हर केस में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, यानी बिज़नेस कितनी जल्दी कैश से रॉ मटेरियल ख़रीदता है, ठीक है, और रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स को जो है वो सेल करता है और फिर पैसा वापस कैश के फॉर्म में हासिल करता है। जितना अच्छा और तेज़ ऑपरेटिंग साइकिल होगा उतनी ही आसानी से वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फार्मूला भी है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, जो कि इक्वल है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर। ठीक है, इसका मतलब है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन प्रीवियस ईयर से मुराद पिछले साल के टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन अ ईयर से मुराद जो है ये है कि एक साल में बिज़नेस का ऑपरेटिंग साइकिल कितनी बार जो है वो कंप्लीट होता है। इन दोनों को डिवाइड करके हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि बिज़नेस को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है, तो ये फार्मूला आपने अच्छे से याद रखना होगा। इसके बाद हम आ जाते हैं इंग्रेडिएंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इन स्मॉल एंटरप्राइज, यानी स्मॉल एंटरप्राइज में वर्किंग कैपिटल को अच्छी तरह मैनेज करने के लिए किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले हमारे पास है बजट द मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, यानी इसका मतलब है कि बिज़नेस को पहले से प्लान करना चाहिए कि कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा। साथ ही रॉ मटेरियल को कंट्रोल करने के प्रॉपर सिस्टम भी बनाना चाहिए ताकि ना मटेरियल की कमी हो और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक जमा हो। दूसरा है प्रोडक्शन गोज़ ऑन अनइंटरप्टेड, ठीक है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस कभी स्टॉप ना हो। इसका फ़ायदा ये होता है कि वर्किंग कैपिटल प्रोडक्शन प्रोसेस में मिनिमम ब्लॉक होता है, मतलब बिज़नेस का पैसा प्रोडक्शन में ज़्यादा देर तक फंसा नहीं रहता। तीसरा है रियलाइज कैश फास्ट,
यानी जो है वो फिनिश गुड्स को जल्दी से डिस्पैच करना चाहिए ताकि उनकी सेल हो और कैश जल्दी रिसीव हो जाए। ठीक है, यानी जितनी जल्दी गुड्स कस्टमर तक पहुंचेगा उतनी ही जल्दी बिज़नेस को पैसा मिल जाएगा। चौथा है फॉलो द बिल्स, यानी इसका मतलब है कि बिज़नेस को बिल्स और रिसीवेबल्स का रेगुलरली फॉलोअप करना चाहिए ताकि कस्टमर से कैश की रिकवरी जल्दी हो, यानी पेमेंट लेने में देरी ना हो। पाँचवा है आइडेंटिफाई सरप्लस कैश, यानी कैश मैनेजमेंट में बिज़नेस को ये क्लियर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि असल में कितना कैश सरप्लस है। कैश सरप्लस का मतलब है एक्स्ट्रा पैसा। ठीक है, इस एक्स्ट्रा कैश को फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस यानी बिजनेस की ज़रूरी पेमेंट्स और लायबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। छठा है वर्किंग कैपिटल सोर्सेज, यानी बिज़नेस को वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना चाहिए ताकि कॉस्टली फंड जो है वो रेजिंग की ज़रूरत ना पड़े। डिफरेंट रिसोर्सेज का जो है जुडिशियस ब्लेंडिंग करना चाहिए, यानी मुख्तलिफ सोर्सेज को समझदारी के साथ कंबाइन करना चाहिए ताकि सफिशेंट फंड्स भी मिल जाएँ और सबसे कम कॉस्ट पर फंड अरेंज हो सके। ठीक है, तो इनके भी स्टूडेंट्स एटलीस्ट आपको नेम ज़रूर याद रखने हैं। क्लियर? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 25 कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।